हेलो दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूँ मेरा इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ब्लैंक एसएससी में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का सोर्सेस और स्ट्रेटजी के बारे में। और ये जो सोर्सेस और स्ट्रेटजी है ये सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं, ये एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है। और सिर्फ एसएससी नहीं, ये अदर एग्ज़ाम्स जैसे कि आपका रेलवे हो गया, आईबी हो गया, बाकी एग्ज़ाम में जो कि सेम सिलेबस पे है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं रोनाल्ड तने सरकार हूँ। मैंने पिछले सारे वीडियो में अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं किया था, लेकिन इस वीडियो से मैं अब आइडेंटिटी रिवील करके ही वीडियो करने वाला हूँ। तो अब मैंने 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू किया, लेकिन 2023 तक मेरा कोई प्रीलिम्स भी नहीं निकला। ठीक है, तो उसके बाद मैंने मेरे दोस्त के कहने से मैंने सीजीएल का तैयारी शुरू किया जुलाई 2023 से। और मैंने सीएचएसएल 2024 फर्स्ट एग्ज़ाम था जिसका मैंने प्री क्लियर किया, लेकिन अल्टीमेटली सीएचएसएल मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेंस में मेरा नंबर अच्छा खासा नहीं था, तो इसीलिए। लेकिन मैंने एमटीएस क्लियर किया है, मैंने सीजीएल 2024 क्लियर किया है। और जैसे कि आप इस पिक्चर से देख सकते हो, मेरे को अलॉट हुआ था टैक्स असिस्टेंट सीजीएसटी में। ठीक है, वहाँ पे मैं वर्किंग था पहले। फिर मेरा आईबी एसीआईओ जो है वो इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुँचा हूँ। उसके बाद मेरा एनटीपीसी ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है, और जो एनटीपीसी यूजी यानी रेलवेज़ का जो एग्ज़ाम होता है उसका यूजी वाला में मैं टाइपिंग मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी मेरा सीजीएल 2025 क्लियर हुआ है और मेरे को मिला है AIR 1651 और एलोकेट हुआ है पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट का इनकम टैक्स में। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं मेरा जो 2024 का मार्कशीट है ये। ठीक है, एक तो मेरा कैटेगरी है यूआर से। ठीक है, उसके बाद मेरा 2024 का यानी लास्ट ईयर का पेपर 1 में प्रीलिम्स में था 159 नॉर्मल स्कोर। और जैसे कि आप मेंस में देख सकते हो, मेरा मैथ में था 80 आउट ऑफ 90, रीजनिंग में था 86। ठीक है, और टोटल 166 था सेक्शन 1 में, जो कि नॉर्मलाइज होकर 164 कम हो गया था क्योंकि मेरा 20 जनवरी वाला शिफ्ट था। और इंग्लिश में मेरा था 127 आउट ऑफ 135 एंड जीके में था मेरा 48 आउट ऑफ 75। कंप्यूटर में ठीक ठाक था, 41 था। अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरा 2025 का है ये, जो मैंने क्वालिफाई किया है फिर से। मेरा प्री का स्कोर उतना अच्छा नहीं है, 146 है मेरा नॉर्मल स्कोर 146.68, और रॉ है 138.5। थोड़ा सा मॉडरेट शिफ्ट है इसलिए 8.5 नंबर और ऐड हुआ है इधर। रीजनिंग में मेरा अच्छा खासा स्कोर है 47.5, एक ही गलत हुआ था मेरा। जीके में मेरा 28.5 था, और मैथ में मेरा काफ़ी कम था 26.5, और इंग्लिश में भी कम था थोड़ा 36 था। फिर ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड है, यहाँ पे मेरा एलोकेटेड स्कोर है, पोस्ट है। ये मेरा कैटेगरी है, एलोकेटेड पोस्ट B33 OS का ही था। टायर 1 का स्कोर जैसे कि आप देख सकते हो, मैथ में काफ़ी वाहियात नंबर है मेरा। ठीक है, इसका मैं रीज़न भी आपको बता दूंगा। रीजनिंग वाला में 90 फुल मार्क्स है, इंग्लिश में सिर्फ डीआर वाला एक ही गलत हुआ था, और जीके में मेरा 61 था लेकिन वो घट के 57 हो गया क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट वाला आंसर का वो ऑप्शन चेंज हो गया था। अब मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है आपको? मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। आप कितने भी नोट्स बना लो, कुछ भी बना लो, अगर प्रैक्टिस नहीं हो पाता तो दिक्कत होता है। और मेरा जो जॉब था ना अभी, टीए इन सीबीआईसी वाला, मेरा पोस्टिंग हुआ था अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो मेरा थोड़ा बहुत वो काम ज़्यादा हो जाता था कभी कभी, तो प्रॉब्लम होता था प्रैक्टिस करने में क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में भी मेरे को वो काम करना पड़ता था। तो मैथ्स में मेरा प्रैक्टिस के लिए उतना टाइम नहीं मिला मेरे को, तो थोड़ा स्कोर कम हो गया मैथ्स में। ठीक है, तो हम थोड़ा पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ जो कि आपको प्रिपरेशन के दौरान या प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको जानना पड़ेगा। एक चीज़, जो फर्स्ट चीज़ है वो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपका जो भी रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हो, आप जो भी सोर्सेस यूज़ कर रहे हो,
वो क्लास हो गया, बुक्स हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, उसका क्वांटिटी आपको लिमिटेड रखना है और क्वालिटी अच्छा खासा होना चाहिए उसका, ठीक है। जैसे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, जैसे कि आपको पता है हर कोई अभी फार्मर्सर से कोर्स कर रहे हैं ना, तो फार्मर्सर का शायद अभी 4.0 का बैच आया है, ठीक है। मैंने तो 2.0 से किया था, अभी 4.0 का बैच आया है। तो ये 4.0 का अगर आप नोट्स बना के रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, और कोई और हो सकता है जो कि 4.0 भी कर रहा है, उसके साथ FRB भी कर रहा है, उसके साथ PYQ जो सीरीज़ आता है वो भी कर रहा है, यानी हर कोई चीज़ जो आता है वो कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना चीज़ करना तो ठीक नहीं है, ठीक है। अभी कोई बॉम्ब शॉट हो गया, ब्लीड सीरीज़ हो गया, ठीक है, इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, और रिवीजन से ही आपको सक्सेस मिलता है, सिलेक्शन मिलता है। तो क्वालिटी सही होना चाहिए, क्वांटिटी से भी। आपको कलेक्टर नहीं बनना है, ठीक है, PDF कलेक्टर या बुक कलेक्टर नहीं बनना आपको। तो दूसरा चीज़ जो आता है वो है रिवाइज एंड रिकॉल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, रिवीजन इज़ द की। हमेशा आपको याद रखना है कि रिवीजन करना होगा आपको। आप अगर 10 चीज़ के जगह 5 चीज़ भी कर रहे हैं लेकिन उसको ठीक ठाक से रिवाइज कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर निश्चित भी नहीं है तो बाकियों से आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और रिकॉल करने से आपका रिटेन होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। क्योंकि CGL में काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है, कॉन्सेप्ट के अलावा भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होता है, ठीक है, डेटा होता है, करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। तो वो सब है, तो आपको रिकॉल करना होगा, ठीक है। एक तो रिकॉल हो गया आपका रिकॉल। फिर आप फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको ज़्यादा कुछ चीज़ होता है ना एकदम रॉ डेटा, जैसे एंशियंट हिस्ट्री का कोई टर्म वगैरह हो गया, तो वो आप फ्लैश कार्ड पे लिख लो, वो रेगुलरली देखते रहो आप। नेक्स्ट आता है नो रैंडम स्टडी। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक फॉर्म आ गया या नोटिफिकेशन आ गया, तो मैं एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया अगर समझिए, ठीक है, तो मैं उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि हम जैसे कि बोलते हैं ना एक मदर एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जैसे CGL एक मदर एग्ज़ाम होता है, उसका उसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन से आपका बहुत सारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैंने CGL का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया था ना, तो मैंने CHSL लगभग क्लियर कर लिया था, लेकिन फाइनल मिनट में नहीं हो पाया। MTS मैंने क्लियर कर लिया, IB मैंने इंटरव्यू तक क्लियर कर लिया, मैंने रेलवे का क्लियर कर लिया, ठीक है, सिर्फ CGL का प्रिपरेशन से। फिर आता है आपका कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। एक तो आपको रहना है कंसिस्टेंट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं आपने एक दिन 6 घंटा पढ़ा, फिर आपने एक दिन 2 घंटा पढ़ा, फिर सडनली एक दिन आपने 10 घंटा पढ़ लिया, फिर आपने एक दिन 1 घंटा पढ़ा, फिर उसके बाद आपने 2-3 दिन पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप कम टाइम भी दे रहे हैं इस एग्ज़ाम में, अगर आप 2 घंटा भी दे रहे हैं, आपको पहले हर एक दिन 2 घंटा देना चाहिए, ठीक है, हर एक दिन। अगर आपका 2 घंटा हो गया, ठीक है, मानिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो गया, फिर आप कीजिए धीरे धीरे 3 घंटा, ठीक है, उसके बाद आप 4 घंटा कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 6 कीजिए। ऐसे करके आपको 7 से 8 घंटा तक चाहिए होगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट के लिए मिनिमम 7 to 8 आवर्स आपको चाहिए, ठीक है। फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दोनों ना इंटरलिंक्ड है। अगर आप डिसिप्लिन हो, आपका कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना चाहिए आपको। डेली आपको थोड़ा बहुत, अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो, अगर किसी दिन आपका तबीयत ख़राब हो गया, फिर भी आपको मिनिमम 1 घंटा या 2 घंटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आता है प्रॉपर रूटीन एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर प्रॉपर रूटीन और स्ट्रैटेजी क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए ना जो कि कोई रूटीन नहीं उनका, ठीक है। एक दिन वो सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई शुरू कर दिए, एक दिन 7 बजे उठे, एक दिन 10 बजे उठे, फिर एक दिन 5 बजे उठ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका एक प्रॉपर रूटीन और स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रैटेजी 3 फेज़ में होना चाहिए। एक आपका होना चाहिए मंथली, ठीक है, एक होना चाहिए आपका
वीकली, और एक होना चाहिए आपका डेली। तो मंथली कैसे, जैसे कि मंथली अगर आपने सोच लिया कि मैं एक मंथ में पॉलिटी ख़त्म करूँगा या करूँगी, तो आपने पॉलिटी उठाया, आपने देख लिया 30 लेक्चर है, मतलब एक महीने में ख़त्म। फिर आपने उसको वीकली सेग्रीगेट कर दिया, आपने उसका लेक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिर उसको सेग्रीगेट करके आपने सोच लिया कि ठीक है, मैं अब यहाँ पे सोचिए कि आप यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 वीडियो, ठीक है। हफ्ते में 7-8 करके आप वीडियो देख के ख़त्म कर लोगे, नोट भी बना लोगे। फिर आपको डेली करना चाहिए, ठीक है। डेली मतलब तब आ जाता है रूटीन आपका कि आज मैं पॉलिटी का एक लेक्चर देखूँगी या देखूँगा, फिर मैं करंट अफेयर्स पढ़ूँगा, फिर मैं थोड़ा मैथ्स करूँगा, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, ये सब कर सकते हैं। फिर आ जाता है शॉर्ट नोट्स। अब जैसे कि मैंने बताया रिवीजन के बारे में, आपको एक शॉर्ट नोट्स चाहिए, और वो हर एक सब्जेक्ट का चाहिए शॉर्ट नोट्स, ताकि आप जल्दी उसको रिवाइज़ कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स है लेकिन आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो दिक्कत की बात हो जाता है ना। और शॉर्ट नोट्स तभी काम आएगा जब आप एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज़ करके जाएं। और सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स मतलब इफ़ेक्टिव होता है जीके के लिए, जीके जीएस के लिए। वो मैं अपना शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। सैक्रिफाइसेस, देखिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर पाते हो तो एग्ज़ाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि थोड़ा टाइम ठीक है, 1-2 घंटा अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, थोड़ा एक हफ्ते के लिए घूम के आता हूँ, ठीक है। ऐसा थोड़ा एटलीस्ट आपका जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक ये सब थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। फिर आते हैं हम टारगेट वर्सेस ड्यूरेशन। देखिए आपका जो स्टडी टारगेट है ना, वो स्टडी टारगेट टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप मानिए कि आपने बोला कि 2 घंटे में मैं आज पॉलिटी का एक लेक्चर कंप्लीट करके उसका नोट बना लूँगा या बना लूँगी, ठीक है। तो सोचिए कि उसको कंप्लीट करने में आपको लग गया 3 घंटा, तो आपने सोचा 3 घंटा ठीक है, तो अगर इसमें 3 घंटा लग गया तो मैं अगर मैथ्स में करने वाला था 3 घंटे का, तो मैं आज मैथ्स 2 घंटे का कर लूँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना आपका, क्योंकि आपका अगर मैथ्स थोड़ा वीक है तो आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा कि आज मैं मैथ्स का 3 सेक्शन लगा लूँगा या फिर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, और जीएस का एक चैप्टर कंप्लीट करके उसका नोट बना लूँगा। ऐसा कर सकते हैं आप। फिर आता है वाई फैक्टर। वाई फैक्टर कहाँ आता है? मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक आपका होता है इंटरनल मोटिवेशन और होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। या फिर पड़ोसियों का ताना या फिर कोई और ताना मार दिया तो मैं तुरंत जाके बुक्स वगैरह लेके बैठ गया पढ़ने। ये आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कर पाओगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? मैं फाइनेंशियली अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। मैं एस्टेब्लिश होना चाहता हूँ लाइफ में, सरकारी दफ्तर में काम करना चाहता हूँ। तो ये होता है वाई फैक्टर। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ पक्का हो जाएगा। फिर आते हैं हम सोर्सेस और स्ट्रेटजी में। पहले हम बात करने वाले मैथ्स के बारे में। अभी मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक था, क्योंकि मेरा प्योर आर्ट्स वाला बैकग्राउंड था, ठीक है, प्योर ह्यूमैनिटीज़ वाला बैकग्राउंड था। यानी क्लास 10 तक ही मेरा मैथ्स हो पाया, उसके बाद फिर 2023 में मैंने मैथ्स शुरू किया, ठीक है, यानी लगभग 5-6 साल बाद। तो एक तो आपका आता है राकेश यादव सर और गगन प्रताप सर। फाउंडेशन कोर्स आप इनमें से किसी एक का कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा वीक है तो मैं बोलूँगा कि आप राकेश यादव सर से कर लो, और आपका अगर थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक है मैथ तो आप गगन प्रताप सर से कर सकते हो। तो उसका स्ट्रेटजी यही रहेगा कि आप फाउंडेशन कर लो, ठीक है, फाउंडेशन कर लो। अगर आप राकेश सर से फाउंडेशन कर रहे हो, ठीक है, राकेश कुमार यादव सर से, तो आप एक काम कर सकते हो। फिर गगन सर का कुछ शॉर्ट वीडियोस आता है, ठीक है, शॉर्ट्स आता है एक, तो वो शॉर्ट्स वीडियो का जो चैनल का लिंक है वो मैं डाल दूंगा कमेंट में। और
वहाँ से कॉन्सेप्ट वो सिखाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट्स में वो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। फिर एक टॉप 100 करके, टॉप 100 सवाल करके एक वो आता है उनका हर एक एग्ज़ाम के बाद, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। और आपको अगर दोनों में से चूज़ करना होगा तो दोनों का मैं चैनल का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप उनका जो भी पढ़ाने का स्टाइल है वगैरह है तो आप देख सकते हो और अकॉर्डिंगली आपके लिए चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक पिनाकल का बुक आता है मैथ्स का, ठीक है, PYQ वाला। आपको PYQ को बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है। PYQ का एक बुक आता है मैथ्स का, तो वो आपको ख़रीदना है। और डेली मतलब क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको मानिए कि आप परसेंटेज कर रहे हो, ठीक है, प्रतिशत, तो परसेंटेज आपने क्लास कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप पिनाकल से PYQ लगाओ, PYQ लगा के फिर जो, हाँ, तो एक तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है, और जो जो सवाल में आपको दिक्कत आ रहा है वो आप नोट कर लो, ठीक है। और ये क्लास का भी आप नोट कर लो टाइप वाइज, ठीक है, वो टाइप वाइज नोट कर लो आप, तो आपका सुविधा होगा। और मैं आपको अपना भी नोट दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। फिर आता है नोट्स, ठीक है। तो नोट्स मैंने बता दिया आपको, पहले आपको क्लास का नोट बनाना है, फिर वहाँ पे PYQ ऐड करना है कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपका नोट रेडी हो जाएगा। और नोट ऐसे बनाना आप कि आप रिवाइज कर पाए, ज़्यादा मत बनाना। और एक और चीज़ आता है फार्मूला रिवीजन। कुछ कुछ चैप्टर है, जैसे आपका एलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगो हो गया, यानी ट्रिगोनोमेट्री हो गया, तो इनका फार्मूला थोड़ा ज़्यादा रहता है। और उसके साथ साथ आपका टेबल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्यूब्स हो गया, तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको रेगुलर रिवीजन करना चाहिए। फिर आता है आपका सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स से क्या होता है आपका, सेक्शनल मॉक्स से हमेशा आपका एक तो स्पीड इंक्रीज होता है, जैसे कि अभी सेक्शनल टाइमिंग आ गया, तो आपको 15 मिनट में मैथ्स करना है, एक तो स्पीड। फिर आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको कौन सा सवाल स्किप करना है और कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो सेक्शनल टाइमिंग है इस हिसाब से, ठीक है। और आपका एक और चीज़ आता है एक्यूरेसी, क्योंकि आपका आपका स्पीड के साथ साथ आपका प्रैक्टिस हो रहा है, तो आपका एक्यूरेसी भी हाई रहना चाहिए। फिर कैलकुलेशन, तो जैसे कि आपको थोड़ा जल्दी मैथ करना पड़ेगा, तो आपको कैलकुलेशन सीखना होगा, यानी फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए गगन सर का जो टेस्ट रैंकिंग ऐप आता है, वहाँ पे शायद 15 मिनट का एक एक करके वो कैलकुलेशन करके हाँ, मॉक टेस्ट है, ठीक है, वो आप दे सकते हो। और फिर आते हैं हम मैथ्स मेनिया। मैथ्स मेनिया का जो अभिषेक सर है, उनका IMR आप फॉलो कर सकते हो, इंटेंस मैथ्स रिवीजन, वो प्रैक्टिस के लिए। या फिर आप भूतेश सर का जो भी फ्री क्लासेस होता है, मैं दोनों दोनों चीज़ का लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि पहला IMR के बाद बाकी तो सब पेड है, लेकिन भूतेश सर का भी, भूतेश सर को आप यूज़ कर सकते हो, भूतेश सर का कोर्स, कि उनका एक क्विक रिवीजन बैच आता है, ठीक है। अभी तो परमार सर के साथ उनका इंटीग्रेशन हो गया, तो शायद एक फ्री रिविज, वो उसका नाम चेंज करके फ्री रिवीजन बैच हो गया, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो जो मैं बात करने वाला था नोट्स के बारे में और फॉर्मूला के बारे में, आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे। तो मेरा जैसे कि हाँ, तो मैथ्स का जो फॉर्मूला था ना, तो उसका मेरा ऐसे करके नोट्स था। जैसे कि मान लीजिए कि स्क्वायर था यहाँ पे, फिर आपका हो गया क्यूब, ठीक है, फिर ये ट्रिपलेट हो गया पिथागोरियन, फिर ये ट्रिगोनोमेट्री का टेबल्स हो गया, फिर यहाँ पे परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्शन, वो सब, फिर फ्रैक्शन टू डेसिमल, फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, वो कैलकुलेशन हो गया, फिर ट्रिगोनोमेट्री का कुछ कुछ फार्मूला हो गया, ठीक है। फिर एक तो ये हो गया आपका, और एक मेरा और था, 3 दिन करके था मेरा, मतलब 3 नोट था, वो मैं हफ्ते में 2 बार करके रिवाइज करता था। एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया, फिर से रिपीट हो गया थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को। फिर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एलजेब्रा का है, ठीक है। फिर नंबर 3 वाला भी था, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया आपका मैथ्स का, ठीक है।
फिर एक बार मैथ हो गया तो हम, एक सेकंड, हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको नोट्स के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा परसेंटेज का नोट्स था, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा था, फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, फिर एक और कॉन्सेप्ट, फिर ऐसे 5 कॉन्सेप्ट लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज, देख सकते हैं आप। फिर कॉन्सेप्ट 6 आ गया, तो उसके बाद कॉन्सेप्ट 6 के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिख दिया। फिर एक न्यू टाइप आया, तो मैंने न्यू टाइप भी लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर एक और कॉन्सेप्ट, फिर मैंने PYQ ऐड किया। जो भी PYQ में मेरा दिक्कत होता था या फिर नया कोई टाइप देख लिया मैंने, तो उसका मैं ऐड कर लेता था, ठीक। तो फिर आते हम रीजनिंग में। रीजनिंग है क्या? रीजनिंग में आप पीयूष वैष्णव सर जो कैरियर विल में पढ़ाते हैं, उनसे आप पूरा कोर्स कर सकते हो, या फिर आप मैथ्स मेनिया से भी कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग का भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो फास्ट रिवीजन के लिए। और रीजनिंग का एक चीज़, रीजनिंग क्या है ना, रीजनिंग आप जितना भी पढ़ते हो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस कहाँ से होगा? आपको सेक्शनल देना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आप मॉक्स को लेकर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि कब आपको सेक्शनल देना चाहिए, कब फुल लेंथ वाला मॉक देना चाहिए, और कैसे उसका एनालाइज करना चाहिए। तो मॉक का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लेकिन क्या है, ये सेक्शनल स्पीड और एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। एक तो आपका स्पीड इम्प्रूव होगा, दूसरा एक्यूरेसी, क्योंकि रीजनिंग में सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि रीजनिंग आसान है और हम सिली मिस्टेक उसमें ही करते हैं जो कि आसान होता है। आसान चीज़ में हम सिली मिस्टेक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको सेक्शनल टेस्ट देना पड़ेगा। फिर अनकन्वेंशनल टॉपिक, अनकन्वेंशनल टॉपिक कौन सा है जो कि एसएससी ज़्यादा पूछता नहीं है, जैसे कि आपका हो गया मिरर इमेज या वाटर इमेज हो गया, ठीक है, मिरर इमेज या वाटर इमेज। फिर आपका हो गया क्लॉक, ठीक है। फिर आपका हो गया शेडोज़, ठीक है, एंड डायरेक्शंस, ऐसा कुछ कुछ चीज़ है ना। तो वो आप मैथ्स मेनिया से कर सकते हो। मैं इनका चैनल का और जो भी वीडियो होगा ना, उसका सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपका रीजनिंग बहुत इजीली हो जाएगा, उसको लेकर दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला ना, ऐसे पीयूष सर से आप कोर्स कीजिए, लेकिन पीयूष सर से कुछ चीज़ आप मैथ्स मेनिया से कीजिए, पीयूष सर से नहीं। जैसे कि आपका हो गया सिलोगिज्म, ठीक है, सिलोगिज्म आप मैथ्स मेनिया से कर लो, आप कैलेंडर मैथ्स मेनिया से कर लो, ठीक है। ये चीज़ आप मैथ्स मेनिया से करो, पीयूष सर से मत करो। पीयूष सर भी सिखाते हैं, लेकिन उससे मतलब शॉर्ट टाइम में ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ऐसा वो मैथ्स मेनिया का जो अभिषेक सर है वो सिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला शॉर्ट नोट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सिलोगिज्म का एक शॉर्ट नोट है, यहाँ पे मेरा सीटिंग अरेंजमेंट का एक शॉर्ट नोट हो गया, और इनइक्वालिटी का एक शॉर्ट नोट हो गया, ठीक है। आप पॉज करके भी देख सकते हैं इसको। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन मेरा जैसे कि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड था, तो मेरे को कोई कोर्स वगैरह नहीं लेना पड़ा। तो मैंने एक चीज़ तो देखा है कि अमन सर का जो फ्री यूट्यूब कोर्स है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि इस बार जब मेंस हुआ ना, तो मेंस से जस्ट पहले एक अमन सर का ₹1 का बैच आया था, ठीक है, वो सिलेक्शन वे पे। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा PYQ करवाया था, क्योंकि मेरा इंग्लिश में रीजनिंग में, सॉरी, इंग्लिश में प्री में थोड़ा कम नंबर आया था 36, वहाँ से मेरा थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अमन सर का कोर्स अच्छा रहता है, और वो फ्री में है, तो मैं लिंक डाल दूँगा नीचे। और अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एरर प्रो बुक जो आता है अमन सर का ही आता है, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूँगा नीचे। और जो मैंने बोला था पिनाकल का मैथ्स वाला बुक, उसका भी मैं डाल दूँगा, ठीक है, तो लिंक। फिर हाँ, तो अमन सर का जो एरर प्रो बुक है वो यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको फ्री चाहिए तो आप PYQ किसी प्लेटफॉर्म से PYQ अटेम्प्ट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करना है बस आपको। फिर आ जाते हैं नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग आपको कैसे करना है? इंग्लिश का मैंने शुरुआत में नोट मेकिंग किया था, तो मेरे को पता है, बाद में मैंने नोट मेकिंग नहीं किया। तो नोट मेकिंग में आपको करना है कि आपको, आप तो एक क्लास कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेटजी ऐसा रहेगा कि क्लास फिर प्रैक्टिस, ठीक है, एक टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक करो, क्लास फिर प्रैक्टिस। और जो भी आपका दिक्कत होता है या फिर आपको लगता है कि ये मैं भूल सकता हूँ, तो उसका आप एक काम करो, उसको आप नोट कर लो कॉपी में, 1 2 3 4 करके चैप्टर वाइज आप कर लो। और एग्जाम्पल
नोट हमेशा एग्जाम्पल के साथ करना, तो आपको रिटेंशन आप ज़्यादा होगा। फिर आता है ब्लैक बुक वोकैब के लिए। तो ब्लैक बुक तो आपको पता ही है, लेकिन ब्लैक बुक का रिलेवेंस अभी 2025 से थोड़ा सा कम हो गया है ब्लैक बुक रेफर, मतलब ब्लैक बुक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका जो इफ़ेक्टिवनेस था ना वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप वोकैब का जो PYQ है ना, PYQ को सॉल्व करो, ठीक है। PYQ को सॉल्व करो, और PYQ को कैसे सॉल्व करना है, एक तो करेक्ट वाला भी सॉल्व करना है, और जो रॉन्ग ऑप्शन है, मतलब बाकी एक तो करेक्ट होगा ना, तो बाकी 3 जो ऑप्शन है उसको भी आप लिखो। मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सेक्शनल टाइमिंग आ गया है, फिर मेंस में भी अब अच्छा खासा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब उसका जो लेवल था ना थोड़ा हार्ड हो गया है, ठीक है। तो आप निमिषा बंसल मैम का कोर्स कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो भी फ्री कोर्स है उनका एक यूट्यूब में, मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहिए, या तो द हिंदू या तो द इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको 2 फ़ायदा होगा, एक तो आपका वोकैब स्ट्रांग होगा, फिर आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा, और आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा रीडिंग का, जिसको मतलब जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बोला था वोकैब के लिए, ठीक, आपको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मेरा ये था इडियम्स का, ठीक है। ये 2024 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था SSC का, मैंने उससे बनाया था। और जो भी आपको ये रेड मार्क करके दिख रहा है ना, ये वाला रेड मार्क, तो रेड मार्क ये मैं भूल जाता था बहुत जल्दी, तो ये मैंने रेड कलर करके रखा था, ठीक है। तो ये होगा आपका इडियम्स का, और इडियम्स के अलावा भी मेरे पास 1 वर्ड वाला था, और 1 वर्ड में आप जैसे कि देख सकते हैं एराक्नोफोबिया था इधर, ठीक है। एराक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर और इंसेक्ट्स, तो ये आया था मेंस में, और ये 2024 में भी आया था, ये ऑप्शन में था, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, दिक्कत नहीं है। फिर 1 वर्ड हो गया, फिर उसके अलावा मेरे पास सिनोनिम एंटोनिम का भी था, सिनोनिम एंटोनिम का भी मेरे पास था, मैंने खुद बनाया था अपने हाथों से 2024 वाला, मतलब 2024 तक जो भी क्वेश्चन। और फिर 2025 के लिए ये PDF मेरे को मिला था मेरे एक दोस्त के पास से, तो यहाँ पे 2025 में जो भी क्वेश्चन आया था सब क्वेश्चन का वो था इसमें, ठीक है। सभी क्वेश्चन थे इसमें PYQ। तो ये आपका ख़त्म होता है इंग्लिश का। अभी जैसे कि ये ब्लैक बुक वाला, मेरा ब्लैक बुक का एक पिक्चर है, मैंने ब्लैक बुक लगभग 10-12 बार तो पढ़ ही लिया होगा पूरा। तो ब्लैक बुक में जैसे कि आपका 1 वर्ड सॉल्यूशन हो गया वो पूरा करना है, फिर आपका इडियम्स हो गया वो पूरा करना है, फिर आपका एंटोनिम और सिनोनिम वो सिर्फ जॉइंट लिस्ट वाला करना है, ठीक है। सिर्फ जॉइंट लिस्ट वाला करना है, बाकी नहीं करना है। और ये एक बार हो गया तो फिर आप आओ मोस्ट रिपीटेड करके एक सेक्शन आता है ना, वो भी आप एक बार कंप्लीट कर लो, फिर आप फिर से इसको दोहराओ, फिर से ये वाला करो, फिर ये, फिर से ये, फिर ये, ऐसे बार बार रिवाइज करो उसको, वो आराम से आपका हो जाएगा। और जैसे कि मैंने मार्क करके रखा था, जो भी हाईलाइटेड है वो जल्दी याद नहीं होता था मेरे को, तो इसीलिए। तो अब आते हैं GS में, और GS को मैं बोलता हूँ द किंग मेकर, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में लगभग एक एवरेज स्कोर हर कोई कर सकता है, लेकिन GK में जो बाजी मार गया मतलब उसका रैंक पक्का है। अब हम शुरू करते हैं GK का। तो GK में एक तो आपको फाउंडेशन कोर्स करना है पारमार SSC से, 4.0 वाला बैच चल रहा है, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ठीक है। मैंने 2.0 किया था, अभी 4.0 चल रहा होगा, तो आप पारमार SSC से कर लो। दूसरा चीज़ शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, मैंने आपको पहले भी बोला था, रिवीजन के लिए, मैं अपना नोट्स भी दिखाऊंगा आपको, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका होता है अवेयरनेस, मतलब यूज़ ऑफ AI, ये एक और स्लाइड है वहाँ पे बताऊंगा मैं। कुछ और चैनल है जैसे कि सिद्धि प्रेप है और SSC मैंने किया है, मैं उनका लिंक डाल दूंगा, तो आप
वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट लगता है कि बेसिक स्ट्रांग नहीं है आपका, तो आप एनसीईआरटी से वो वाला सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, फिर आ सकते हो इधर। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? मॉक्स से, ठीक है। या आपको पीवाईक्यू में दिक्कत आ रहा है तो उस हिसाब से। फिर आपका आता है रिवीजन एंड रिकॉल विथ स्पेस रिपीटेशन। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिकॉल करना है आपको कैसे। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो पहले आपने एक चैप्टर कर लिया, वीडियो लेक्चर, फिर आपने उसका रनिंग नोट्स ले लिया, फिर आपने खुद का नोट्स बनाया, फिर एक बार आपका रिटेंशन इधर हुआ, एक बार इधर हुआ, एक बार इधर हुआ, 3 बार रिटेन हो गया आपका, जो भी फैक्ट वगैरह डेटा जो भी था, कॉन्सेप्ट था। तो अब आपको आंखें बंद करके एक वाइट पेपर लेके रिकॉल करना है और लिखना है। या तो आप माइंड रिकॉल कर सकते हो, मतलब बिना कॉपी पेन लिए रिकॉल करो कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या आया था। नहीं तो आप एक काम करो कि आप एक पेपर ले लो और पेपर में आप लिख लो कि क्या क्या आपका हुआ था, ठीक है। फिर लिमिटेड सोर्सेस, मैंने फिर से बोला, पहले भी बोला था कि सोर्सेस लिमिटेड होना चाहिए आपका, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप अगर पीवाईक्यू कर रहे हो, बैच कर रहे हो, तो ठीक है, आप 4.0 बैच करो मैक्सिमम, इसके साथ आप पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू के साथ और कुछ नहीं, ठीक है, पीवाईक्यू के साथ और कुछ नहीं। और पीवाईक्यू आप सीरीज़ भी कर सकते हो, नहीं तो मैं एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ आपको कि वार बुक करके एक आता है। तो 4.0 मतलब मैक्सिमम टाइम तो ये पीवाईक्यू के साथ ही आएगा, लेकिन फिर भी आप वार बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको कोई सीरीज़ वगैरह कुछ नहीं करना है, ना तो आपको ब्लीड्स करना है, ना तो आपको एफर भी करना है, कुछ नहीं करना है बस। और बार बार इसको रिवाइज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, रिविजन इज़ द की इन जीएस, ठीक है। क्योंकि जीके में एक तो मेरा लास्ट टाइम 48+ आया था और 57+। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, लेकिन ठीक ठाक स्कोर है ये। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कैसा है? करंट अफेयर्स आपको, जैसे कि पहले एसएससी इन डेप्थ नहीं पूछता था, ठीक है, इन डेप्थ नहीं पूछता था, तो मैं यूज़ करता था एक परचम का एक पीडीएफ आता था, खरीदना पड़ता था उसको, पेड पीडीएफ था वो। तो उस पर सिर्फ हेडलाइंस था, ठीक है, रफ्तार, हाँ रफ्तार करके। तो उससे मैं क्या करता था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, तो पारमर सर का एक नाश्ता बैच आता है, ठीक है, नाश्ता करके एक आता है, और एक फ्री करके एक आता है, ठीक है। फ्री वो एग्ज़ाम से पहले आता है, ठीक है, एग्ज़ाम के जस्ट पहले वो आता है। तो वो मेरे को लगता है कि रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। फिर आपका हो गया स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में एक तो गॉडफादर बुक है नियॉन पब्लिकेशंस का, और एक पिनाकल है, ठीक है। तो दोनों ही पीवाईक्यू बेस्ड है, और यहाँ पे आपको दोनों में आपको रेलवे और एसएससी दोनों का पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई एक बुक चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको पिनाकल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पिनाकल अपडेटेड है, ठीक है। और गॉडफादर बुक तो अच्छा है, मैंने भी गॉडफादर से ही पढ़ा है, लेकिन वो अभी आउटडेटेड हो गया है, ठीक है, अपडेट नहीं हुआ। फिर आता है पार्मासर का एक हॉट टॉपिक्स करके। हॉट टॉपिक्स में क्यों बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के जस्ट पहले उन्होंने ब्रिक्स, ठीक है, फिर डुगोंग, ये सब करवाया था, ठीक है, ब्रिक्स डुगोंग ये सब करवाया था, और ये एग्ज़ाम में भी आया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक छोटा नोट करके आप एक बार कंप्लीट कर लो बस, ठीक है। तो आपका हॉट टॉपिक्स भी हो गया। अब आपको मैं दिखाऊंगा स्टैटिक करंट अफेयर्स वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे करंट अफेयर शॉर्ट परमासर का है। यहाँ पे भी आपको सब सब्जेक्ट नहीं करना होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तब था, उसमें क्या बोलते हैं उसको, रेलेवेंट था, बहुत बहुत क्वेश्चन आ रहा था। तो मैंने साइंस एंड टेक किया था, स्कीम्स किया था, रिपोर्ट एंड रैंकिंग किया था, अपॉइंटमेंट किया था, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस, ठीक है, ये सभी किया था। तो अगर आप एक बार इस से भी देख के जाओगे ना, जैसे कि ये वाला हो गया आपका निसार मिशन हो गया, हाँ, एक तो आपका निसार मिशन हो गया। फिर आपका पे बैंड वाला था ना एक, ठीक है, तो पे बैंड वाला था, तो वो सब आया था,
एग्ज़ाम में भी आया था एज इट इज़, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला मेरे को सही लगा। और फिर हम आते हैं इसमें, हाँ, मेरा जो स्टैटिक जीके का था, आपको जैसे कि यहाँ पे दिख सकता है आपको कि एक तो था टॉपिक्स, जिसपे मतलब ये मेरा नियॉन क्लासेस गॉडफादर वाला बुक है, गॉडफादर वाला बुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर कोई टॉपिक मैंने नहीं किया, जैसे कि स्कीम हो गया वो किया था, आर्ट एंड कल्चर हो गया, रिसर्च सेंटर हो गया, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर हो गया, इम्पोर्टेंट कमिटी एंड कमीशन हो गया, फिर आपका स्पोर्ट्स अवार्ड्स, स्पेस एंड डिफेंस, जिससे क्वेश्चन आता है वो सब, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन इंडिया है, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा, तो मैंने किया नहीं ये वाला चैप्टर। और मैं कैसे पढ़ता था ये भी आपको ये वाला से दिखेगा, ठीक है। मैं हर कोई चीज़ नहीं पढ़ता, जो PYQ में बार बार रिपीट होता था वही पढ़ता था बस। और मेरा ऐसा करके था, मतलब डे 1 to 6 तक मैंने एक स्ट्रेटजी बनाए रखा था, जैसे कि पहले दिन मैं पढ़ूँगा स्कीम के साथ अवार्ड, फिर स्कीम जो भी बचा हुआ पार्ट है उसके साथ मिसलेनियस वाला पढ़ूँगा, ठीक है, ताकि मेरा एक हफ्ते में पूरा स्टैटिक जीके एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है, ऐसा था। फिर हम आते हैं मेरा जीके के नोट्स में, ठीक है। मेरा जो जीके का नोट्स था, एक सेकंड, मैं इसका तो ज़रूरत नहीं है, एक सेकंड, हाँ। तो पहले हम दिखाते हैं हिस्ट्री से, ठीक है, या पॉलिटी से दिखाते हैं आपको। तो पॉलिटी में जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो नोट था काफ़ी छोटा नोट था, ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला नोट है, और मेरा 18 पेजेस में पॉलिटी पूरा ख़त्म हो गया था। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ये आपका, फिर यहाँ पे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म, फिर प्रीएम्बल, शेड्यूल्स, सोर्सेस, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एडिशन भी किया था, वैल्यू एडिशन PYQ से, ठीक है। और पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, सब कुछ, मतलब सब कुछ मेरा काफ़ी क्रिस्प नोट्स था। मैं सब नोट्स वगैरह सब जो भी है मेरा, मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर आगे आपका जियोग्राफी भी मेरा 17 पेजेस में ख़त्म। फिर केमिस्ट्री भी 8 पेजेस में ख़त्म। ऐसा ही था, जो भी था मेरा ऐसा ही था। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मेरा नोट्स है, ठीक है, मेरा जो नोट्स मैंने दिया है ना, नोट्स बस मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, वहाँ से पढ़ना नहीं है आपको, खुद का नोट्स खुद को बनाना है। रिटेंशन काफ़ी अच्छा होता है उस हिसाब से, ठीक है। तो नोट्स के बाद आपको रिकॉल करना होगा, बार बार रिवाइज़ करना होगा, ठीक है। और बार बार रिवाइज़ करने के बाद भी कुछ कुछ चीज़ ऐसा होगा जो आपको याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए देखिए मैंने ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके नोट्स बनाया था अपने फ़ोन में, जो भी मेरे को याद नहीं रहता था, जैसे कि ये आपका फिज़िक्स का हो गया, ठीक है, ये फिर इकोनॉमी का थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे पॉलिटी का थोड़ा बहुत हो गया, यहाँ पे भी पॉलिटी कंटिन्यू है, कि जो जो चीज़ मेरे को याद नहीं रहता था, देखिए। फिर इसको उसको भी फ़िल्टर करके मैंने पॉलिटी का फिर से एक बनाया, मैंने इकोनॉमी का फिर से बनाया, जस्ट एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम से पहले मैं बस इसको रिवाइज़ करके भी चला जाऊँगा तो ठीक है, क्योंकि मेरा बाकी सब रेडी है ऑलरेडी, ठीक है, बाकी सब मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, मेरे को याद है सब कुछ। जियोग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, आपका केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, मैंने ऐसे छोटा छोटा करके नोट बनाया था। तो अल्टीमेटली ऐसा ही है कि नोट आपको बनाना है जो आपको रिवाइज़ आप कर पाओ, ठीक है। और मेरा स्ट्रेटेजी क्या था कि एक मंथ में मेरा फुल GS रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, फुल GS रिवाइज हो जाएगा। और रिवीजन कैसा था मेरा, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। एक तो एक महीने में मेरा पूरा फुल GS, ठीक है, मतलब अगर वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 हम पकड़ लिए, तो वीक 1 में मेरा हो गया पॉलिटी, वीक 2 में मेरा हो गया जियोग्राफी, फिर यहाँ पे हो गया हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी मेरा बहुत छोटा सा नोट था मेरा, फिर यहाँ पे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, तो उस हिसाब से हो गया। फिर हाँ, तो ये इकोनॉमी वाला है, ठीक है, ये जस्ट एग्ज़ाम से पहले मैं बनाया था। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि
नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन के लिए, और जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना मार्क्स आपका ज़्यादा आएगा। तो जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक था, जैसे ये महाजनपद वाला, फिर ये हो गया आपका 5 ईयर प्लान वाला, ये ज़्यादातर फैक्ट्स है तो मेरे को याद नहीं रहता था। तो इसके लिए फैक्ट्स के लिए मैं एक चीज़ यूज़ करता था कि डेली ट्वाइस, ठीक है, एक बार मॉर्निंग में उठ के मैंने ये सब पढ़ लिया, फिर नाइट में सोने से पहले, रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लिया, एकदम दवाई की तरह, तो वो पूरा अंदर घुस जाता है एकदम दिमाग के अंदर। तो अब आते हैं यूज़ ऑफ एआई। तो जैसे कि आपको पता है अभी चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा वो सब है। अभी एआई का ज़माना चल रहा है तो आपको एआई तो यूज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैंने यूज़ किया था चैट जीपीटी को। मैंने क्या किया ना, मैंने आपको बोला ना एक सिद्धि प्रेप करके वो था, तो वहाँ से मैंने देखा कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत बार रिपीट हो रहा था। तो जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ प्रीलिम्स में, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि कॉन्करेंट लिस्ट वाला, कि जो भी आया था ना, जो कुछ भी आया था, क्या गया, जो कुछ भी आया था, तो मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि जो भी आया है कॉन्करेंट लिस्ट में, जो भी इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट्स, ठीक है, मेरे को एक पीडीएफ बना के दो। आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो चैट जीपीटी ने मेरे को एक पीडीएफ बना के दिया जहाँ पे सभी सब्जेक्ट का था, वो कॉन्करेंट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट आता है वो सब, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा है। फिर उसके बाद चैट जीपीटी ने मेरे से पूछा कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने बोला हाँ चाहिए। फिर ये आया आर्टिकल 254, ठीक है, कि जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तब क्या होगा, प्रेसिडेंट का एसेंट के रिगार्डिंग वो सब कुछ था, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने दिया कि 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या शिफ्ट हुआ था कॉन्करेंट से उस लिस्ट में, स्टेट यूनियन लिस्ट में, वो सब कुछ, ठीक है। और आपको अगर आप PYQ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि CGL 2025 का मेंस में ये दोनों स्टेटमेंट आए थे। इस दोनों स्टेटमेंट के लिए मेरे पास ऑलरेडी था। तो AI का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है किस हिसाब से, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स है ना, उसके बारे में आप खुद से रिसर्च कीजिए थोड़ा, ठीक है, खुद से रिसर्च कीजिए थ्रू AI, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको थोड़ा बहुत एज मिलेगा बाकी एस्पिरेंट से। तो अब फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर मेरा तो अच्छा खासा नंबर नहीं था, लास्ट टाइम 41+ था, इस बार मेरा बस 21 ही आया। मैं पास हुआ, वो यही भगवान का कृपा है मेरे ऊपर। तो मैंने कुछ इजी सवाल भी गलत कर दिया। तो आरबी का एक बुक या आरबी का वीडियोज़ आता है प्लेलिस्ट, वहाँ से आप कर सकते हो, खुद का नोट बना सकते हो, फिर मॉक दे सकते हो PYQ बेस्ड, या फिर रैंडम मॉक्स भी दे सकते हो आप। फिर PYQ तो करना ही होगा, PYQ को अपने नोट्स में भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर पिनाकेल का एक बुक आता है PYQs का, तो PYQs वहाँ से कर सकते हो, वहाँ पे थ्योरी भी है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप आरबी से ही करो। तो मेरा कंप्यूटर वाला ये PDF था, ये भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। यहाँ पे भी 2024 तक जो भी आया था सब हिसाब से ही था, ठीक है। और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे कि ये थोड़ा लंबा वीडियो था, इसलिए मैं थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ आपसे, ठीक है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन अब आपको क्लियर है क्या आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और सोर्सेज क्या होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि जो भी स्ट्रेटजी और सोर्सेज मैंने बताया था वो आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा। मैं आपको एक रूटीन बना के, मतलब रूटीन के लिए एक वीडियो लाऊंगा कि रूटीन कैसे बनाते हैं। मैं एक मॉक्स के लिए वीडियो लाऊंगा कि मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, कैसे सेक्शनल कब करना चाहिए, फुल लेंथ वाला मॉक कब देना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से मैं एक वीडियो भी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैंने ऑलरेडी 2 टाइम्स CGL क्लियर किया था, मैंने क्लियर किया है, और मैंने बाकी एग्ज़ाम्स भी क्लियर किया है अभी तक। तो मैं सोच रहा था कि मेंटरशिप के बारे में, जहाँ मैं 1:1
ये मेंटरशिप थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ये वो वाला मेंटरशिप नहीं है कि टेलीग्राम में 10-12 बंदे जोड़ दिए कि एक एक जन है जो कि 50 to 100 या 200 या 500 लोगों को संभाल रहा है, और बस वही कि डेली टास्क दे रहा है। क्योंकि डेली टास्क देने से कुछ नहीं होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि हर एक मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, एक तो मैं 1:1 गाइडेंस दूंगा, ठीक है। आपको मेरे से बात करने का एक चांस मिलेगा हर हफ्ते, ठीक है। और पर्सनल स्ट्रेटेजी होगा बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्योंकि किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है और किसी का शायद जीके स्ट्रॉन्ग है, मैथ वीक है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, जीके वीक है, तो उसको उस हिसाब से टाइम देना चाहिए ना मैथ और जीके में। तो जैसे कि ये डेली टास्क होता है, यहाँ पे हर कोई एक ही टाइप का चीज़ कर रहा है, एक ही रिसोर्स यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली रूटीन कैसे बिल्ड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सोर्सेस मैं आपको सिखाऊंगा, कौन सा सोर्स यूज़ करना है, क्या करना है, नहीं करना है। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। मॉक एनालाइज कैसा है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। और स्कोर कैसे मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। ये सब है। और इसके अलावा जो कुछ भी आपका दिक्कत होता है ना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि मेंटरशिप, और इसका एक मिनिमल फ़ी में रखूँगा, क्योंकि ये 1:1 में मेंटरशिप होगा। अभी ये मैंने प्लान किया है जस्ट, ये मतलब करूँगा नहीं करूँगा ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको चाहिए मेंटरशिप तो आप गाइडेंस करके कमेंट कर सकते हो नीचे। और इसके अलावा मेरे को बोलना था कि मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल खोला है और व्हाट्सएप में चैनल खोला है। और यहाँ पे आपको जो भी मतलब मेरा नोट्स है, ठीक है, और जो भी रिसोर्सेस मेरे पास है अवेलेबल, जैसे कि नोट्स में आपका मेरा अपना नोट्स हो गया, और रिसोर्सेस में जैसे कि फ्री कोई भी रिसोर्स होगा मेरे पास अवेलेबल होगा, जैसे कि वर्ड बुक हो गया, फिर आपका वोकैब का पीडीएफ वगैरह हो गया, तो वो सब मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। और जो भी बुक्स था मैंने दिखाया, जो पिनाकेल आपको बोला, जो पिनाकेल के बारे में, और बाकी आमन सर के बुक के बारे में, तो वो सब कुछ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको मेरे को फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। और वीडियो में अगर पसंद आए तो लाइक, जो भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर लीजिए आप। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर देना।